हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लीनियर प्रोग्रामिंग का फॉर्मूलेशन कैसे करते हैं वो बताऊंगा। लीनियर प्रोग्रामिंग हम कैसे बनाते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग बेसिकली 3 तरीके की होती हैं। एक तो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, नंबर 1 जो होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, दूसरा होता है डाइट प्रॉब्लम, तीसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ये 3 तरीके की लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम 12th क्लास में या 11th क्लास में जनरली पूछी जाती हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को फॉर्मुलेट करने के लिए, बनाने के लिए हमें 2 सिंबल्स का अच्छे से मालूम होना चाहिए। वैसे तो सिंबल बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी ये कंफ्यूज कर देते हैं। एक सिंबल ये, एक सिंबल ये। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? लेस देन और इक्वल टू। ये सिंबल ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है। x लेस देन 50 मीन्स x जो है वो 50 से लेस है। आप सपोज करो जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो क्रिकेट बैट और टेनिस बैट बनाती है। तो क्रिकेट बैट और टेनिस बैट बनाने के लिए उसे क्या चाहिए? वुड चाहिए, लेदर चाहिए। सपोज करो उस कंपनी के पास 1000 किलोग्राम वुड है। उस कंपनी के पास जो मैक्सिमम स्टॉक है वुड का वो 1000 किलोग्राम है। तो क्या वो कंपनी 1000 किलोग्राम वुड से ज़्यादा यूज़ कर सकती है? नहीं कर सकती। 1000 किलोग्राम से कम ही वुड यूज़ करेगी। या तो मैक्सिमम 1000 कर सकती है या 1000 से थोड़ा कम करेगी, लेकिन 1000 से ज़्यादा नहीं कर सकती क्योंकि 1000 से ज़्यादा उसके पास है ही नहीं। तो क्रिकेट बैट और टेनिस बैट बनाने के लिए जो वो वुड यूज़ करेगी वो 1000 किलोग्राम से थोड़ा कम होगा या 1000 किलोग्राम होगा। तो वो 1000 किलोग्राम से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकती, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि टोटल वुड दैट कैन बी यूज्ड बाय द कंपनी इज लेस देन 1000। मीन्स हम कह सकते हैं कि टोटल वुड दैट कैन बी यूज्ड। क्या ये सिंबल यूज करूंगा या ये वाला सिंबल? नेचुरली ये वाला सिंबल लेस देन इक्वल टू 1000 kg, क्योंकि उसको टोटल अवेलेबिलिटी जो वुड है वो 1000 किलोग्राम है। तो 1000 किलोग्राम से वो ज़्यादा वुड यूज नहीं कर सकती। तो मुझे ये सिंबल यूज करना है, ना कि ये। फॉर एग्जाम्पल, हर एक आदमी को डेली रिक्वायरमेंट, जैसे डेली प्रोटीन्स, विटामिन्स वगैरह सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो मान लो किसी आदमी की जो डेली रिक्वायरमेंट है वो 30 ग्राम प्रोटीन है। तो वो कितना कितना फूड कंज्यूम करे, किस किस क्वांटिटी में कितना कितना फूड कंज्यूम करे कि उसकी मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट प्रोटीन की, जो कि क्या है 30 ग्राम, वो पूरी हो सके। तो मीन्स 30 ग्राम उसे कंज्यूम करना ही करना है। ज़्यादा यूज़ कर ले तो कोई बात नहीं, लेकिन 30 ग्राम मिनिमम यूज़ करना ही करना है। तो हम क्या लिखेंगे कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स पर डे। आप कौन सा सिंबल यूज करेंगे? ये वाला कि ये वाला? नेचुरली ये वाला 30 ग्राम, क्योंकि उसे 30 ग्राम तो यूज करना ही करना है। 30 ग्राम से ज़्यादा यूज कर लिया कोई बात नहीं, लेकिन 30 ग्राम से कम नहीं करना, क्योंकि डेली रिक्वायरमेंट है उसकी प्रोटीन की। इतना प्रोटीन उसको चाहिए ही चाहिए। ठीक है। तो इन सिंबल्स का बड़े ध्यान से इस्तेमाल करना है। वैसे शॉर्टकट भी होता है इसको करने का, लेकिन शॉर्टकट पे हम अभी ध्यान नहीं देंगे, वो हम बाद में। पहले हम बेसिक्स समझेंगे कि अगर हम इतना वुड की अवेलेबिलिटी है
तो हम लेस देन इक्वल टू यूज़ करेंगे, क्योंकि इस स्टॉक से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। और ये अगर हमारी डेली रिक्वायरमेंट है, यानी 30 ग्राम हमें प्रोटीन चाहिए ही चाहिए, तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल यूज़ करेंगे, क्योंकि हम 30 ग्राम से ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं लेकिन 30 ग्राम से कम कंज्यूम नहीं करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। मान लो हमारी कोई प्रोडक्शन कंपनी है, वो प्रोडक्शन कंपनी दो चीज़ बनाती है और वो दोनों चीज़ें, अब हम ये मैं मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ अभी आपसे। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम कैसी होती है, किस तरीके के एग्जाम में आती है, वो मैं तुमसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो मान लो हमारी प्रोडक्शन कंपनी दो चीज़ें बनाती है, सपोज एक तो क्रिकेट बैट और एक टेनिस बैट। दोनों में ही, क्रिकेट बैट में और टेनिस बैट में, दोनों चीज़ों के अंदर क्या चाहिए, वुड चाहिए, लेदर चाहिए, क्योंकि जो बैट होता है, बैट के ऊपर जो पकड़ने वाला उसका सिरा होता है वो थोड़ा लेदर की कवरिंग होती है। तो दोनों चीज़ों को बनाने के लिए हमें एक तो चाहिए वुड, दूसरा चाहिए लेदर। हमारी कंपनी दो चीज़ बनाती है, क्रिकेट बैट एंड टेनिस बैट, ठीक है। अब तुम्हें क्वेश्चन किस तरीके का आएगा कि अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो दो चीज़ें बनाती हैं, एक क्रिकेट बैट और एक टेनिस बैट, तो तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि कंपनी कितने क्रिकेट बैट और कितने टेनिस बैट बनाए जिससे कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। साथ में तुम्हें दिया होगा कि एक क्रिकेट बैट की सेलिंग पे, जब क्रिकेट बैट बेचेंगे तो प्रॉफिट होता है 100 रुपये का, और टेनिस बैट को जब हम सेल करते हैं तो प्रॉफिट होता है 50 रुपये का। तो बताओ कितने क्रिकेट बैट और कितने टेनिस बैट हम प्रोड्यूस करें जिससे कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो। एक क्रिकेट बैट पे प्रॉफिट होता है 100 रुपये और एक टेनिस बैट पे प्रॉफिट होता है 50 रुपये, ठीक है। तो अब हम ऐसे सभी क्वेश्चंस में ये अज्यूम करके चलते हैं कि हम x नंबर ऑफ क्रिकेट बैट प्रोड्यूस करेंगे और y नंबर ऑफ टेनिस बैट प्रोड्यूस करेंगे, यानी जितने क्रिकेट बैट प्रोड्यूस करेंगे वो x, जितने टेनिस बैट प्रोड्यूस करेंगे वो y, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक बैट के ऊपर प्रॉफिट कितना है, 100 रुपीज, दो बैट के ऊपर प्रॉफिट कितना होगा, 200, तीन बैट के ऊपर प्रॉफिट कितना होगा, 300, x बैट पे प्रॉफिट कितना होगा, 100x, एक बैट पे प्रॉफिट 100 रुपीज, दो पे 200, 3 पे 300 प्रॉफिट है, चार बैट पे 400, तो x बैट पे कितना प्रॉफिट, 100x, बैट पे जो प्रॉफिट होगा वो 100x। सिमिलरली एक बॉल पे एक टेनिस बैट पे प्रॉफिट है 50 रुपये, दो बैट पे 100 रुपीज, तीन बैट पे 150, चार बैट पे 200। तो हमने क्या अज्यूम किया है, कितने बैट्स बनाए हैं टेनिस बैट, y, तो y बैट पे कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 50y। तो ये क्रिकेट बैट पे होने वाला प्रॉफिट है, ये टेनिस बैट पे होने वाला प्रॉफिट है। हमें चाहिए टोटल प्रॉफिट, हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये हो गया टोटल प्रॉफिट। अब हमारा क्वेश्चन है कि इसी प्रॉफिट फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज करना है, हमें सब कंपनी चाहती है प्रॉफिट को मैक्सिमम करना, तो हमारा क्वेश्चन है कि ये जो प्रॉफिट फंक्शन है इसको मैक्सिमाइज करना। तो हम इसको लिखेंगे मैक्सिमाइज प्रॉफिट इज इक्वल टू 100x प्लस 50y, और यही हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया, यही ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया, ठीक है। अब हम आते हैं कंडीशंस। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हमें कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं जिनके अंदर रह के हम काम करते हैं, और वो कंडीशंस क्या कहलाती हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स। तो अब वो रेस्ट्रिक्शंस, वो कॉन्स्ट्रेंट्स क्या हैं। पहला कॉन्स्ट्रेंट, जैसे हम ये मान लें, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि हमारी इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास 1000 किलोग्राम वुड है, जो स्टॉक है
वो 1000 किलोग्राम का स्टॉक है, तो इट मीन्स ये 1000 किलोग्राम से ज़्यादा वुड यूज़ नहीं कर सकती। ठीक, अब हम ये भी मान लेते हैं, या हमें क्वेश्चन में ही आएगा कि हमारे पास 200 किलोग्राम लेदर है। इसको हम इधर लिख लेते हैं, वुड का हमारे पास है स्टॉक 1000 किलोग्राम और लेदर का स्टॉक है 200 किलोग्राम। इन फॉर्मुलेशन के अंदर हम टेबल जरूर बनाएंगे, क्योंकि टेबल बनाने से क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। तो टेबुलेशन हर क्वेश्चन से पहले तुम्हें करना है, ठीक है। तो वुड की अवेलेबिलिटी 1000 किलोग्राम, लेदर की अवेलेबिलिटी 200 किलोग्राम। अब हमारा कंडीशन और भी आगे उसने रिस्ट्रिक्शन दिया, या हमें इंफॉर्मेशन दिया कि जो हम क्रिकेट बैट बनाते हैं, तो एक क्रिकेट बैट बनाने में जो वुड यूज होती है वो 5 किलोग्राम। जो एक क्रिकेट बैट बनता है उसके अंदर 5 किलोग्राम ऑफ वुड यूज होती है, और एक टेनिस बैट जो बनता है वो छोटा होता है, उसके अंदर 2 kg ऑफ वुड यूज होती है। आगे दिया है कि जो हम क्रिकेट बैट बनाते हैं उसके अंदर 3 kg ऑफ लेदर यूज होता है और 4 kg ऑफ टेनिस बैट में 4 kg ऑफ लेदर यूज होता है, ठीक है। तो एक बैट बनाने में इतना kg वुड और एक टेनिस बैट बनाने में 2 kg ऑफ वुड यूज होता है। एक क्रिकेट बैट बनाने में 3 kg ऑफ लेदर और एक टेनिस बैट बनाने में 4 kg ऑफ लेदर यूज होता है, ठीक है। तो अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन कि एक क्रिकेट बैट बनाने में 5 kg वुड लगता है, 2 क्रिकेट बैट बनाने में कितना वुड लगेगा 10 kg, 3 क्रिकेट बैट बनाने में 15 kg, 4 क्रिकेट बैट बनाने में 20 kg, x क्रिकेट बैट बनाने में कितना वुड यूज होगा, सिंपल 5x, ठीक है। एक क्रिकेट बैट बनाने में 5 kg वुड यूज होता है, x क्रिकेट बैट बनाने में 5x वुड यूज होगा। सिमिलरली एक टेनिस बैट बनाने में 2 kg ऑफ वुड यूज होता है, दो टेनिस बैट बनाने में 4, 3 बनाने में 6, y क्रिकेट बैट बनाने में कितना वुड यूज होगा 2y। ये वुड क्रिकेट बैट बनाने में यूज हो रहा है, ये वुड टेनिस बैट बनाने में यूज हो रहा है, तो टोटल वुड कितना यूज हो रहा है, प्लस कर दो। ये टोटल वुड तुम यूज कर रहे हो वुड बनाने के लिए, सॉरी वुड नहीं, क्रिकेट एक मतलब टोटल क्रिकेट बैट और टोटल टेनिस बैट बनाने के लिए यूज कर रहे हो। तो ये जो टोटल वुड तुम यूज कर रहे हो क्रिकेट बैट और टेनिस बैट बनाने के लिए, तो ये टोटल वुड 1000 किलोग्राम से ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, सिंपल 1000 किलोग्राम से कम होना चाहिए, क्योंकि 1000 kilogram से ज़्यादा है ही नहीं। तो ये जो टोटल अमाउंट ऑफ वुड हम यूज़ कर रहे हैं क्रिकेट बैट और टेनिस बैट बनाने के लिए, ये 1000 किलोग्राम से कम होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1000, क्लियर, लेस देन, ठीक है। इस सिंबल को ध्यान देना है। ये टोटल वुड यूज हो रही है टोटल क्रिकेट बैट, टोटल टेनिस बैट बनाने में, और ये 1000 किलोग्राम से कम होनी चाहिए, या 1000 किलोग्राम तक भी हो सकती है। तो ये तुम्हारा पहला कंस्ट्रेंट बन गया, ठीक। अब दूसरा कंस्ट्रेंट बनाते हैं। दूसरा कंस्ट्रेंट हम बनाते हैं, देखो एक क्रिकेट बैट बनाने के लिए कितने किलोग्राम लेदर यूज हो रहा है, 3 kg। 2 क्रिकेट बैट बनाने के लिए कितना लेदर, 6 kg। x क्रिकेट बैट बनाने के लिए कितना लेदर यूज होगा, 3x kg, ठीक है। सिमिलरली एक टेनिस बैट बनाने के लिए कितने kg लेदर यूज हो रहा है, 4 kg। 2 बनाने के लिए 8 kg। y टेनिस बैट, क्योंकि हम y टेनिस बैट बना रहे हैं, हमने ये माना है कि हम y नंबर ऑफ टेनिस बैट बना रहे हैं, तो y एक टेनिस बैट बनाने के लिए 4 kg लेदर यूज होता है, तो y टेनिस बैट बनाने के लिए कितना लेदर यूज होगा, 4y। तो ये टोटल लेदर कैसे निकालेंगे, प्लस कर दो। तो ये टोटल लेदर यूज हो रहा है सारे क्रिकेट बैट और सारे टेनिस बैट बनाने के लिए।
टोटल लेदर। तो ये टोटल लेदर हमारा 200 kg से ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? कम, क्योंकि 200 kg से ज़्यादा लेदर है ही नहीं, 200 किलोग्राम से ज़्यादा लेदर है ही नहीं, तो यूज़ कैसे करेंगे? 200 का स्टॉक है तो उससे ज़्यादा हम यूज़ ही नहीं कर सकते, तो सिंबल आएगा लेस देन इक्वल टू 200। ठीक है, ये तुम्हारा दूसरा कंस्ट्रेंट बन गया। ठीक है, तो ये पहला कंस्ट्रेंट, दूसरा कंस्ट्रेंट, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हम इसको ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले ये लिखेंगे मैक्सिमाइज प्रॉफिट इज इक्वल टू 100x प्लस 50y। फिर पहला कंस्ट्रेंट 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 1000। दूसरा कंस्ट्रेंट 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 200। ठीक है, ये दो कंस्ट्रेंट बन गए। अब आगे देखो, हमने x किसको माना है? नंबर ऑफ क्रिकेट बैट। जितने हमने क्रिकेट बैट बनाए हैं वो हमारा x है। तो क्या तुमने ये कभी कहते सुना है कि मैं -3 क्रिकेट बैट लाया, या मेरा फ्रेंड तो -5 क्रिकेट बैट लाया? कभी सुना है? नहीं, नेवर, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। या तुमने ये सुना हो कि इस कंपनी ने -100 क्रिकेट बैट बनाए? नहीं सुना होगा। तो इसका मतलब x मीन्स जो नंबर ऑफ क्रिकेट बैट हैं वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरह y क्या है? जितने हमने टेनिस बैट बनाए, तो टेनिस बैट भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। -2 टेनिस बैट, -5 टेनिस बैट, तो y भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं क्लियरली लिख देता हूँ थोड़ा, एक्चुअली में ये ऊपर आना चाहिए। ये मैक्सिमाइज प्रॉफिट इक्वल टू 100x प्लस 50y के ऊपर, फिर ये पहला कंस्ट्रेंट, ये दूसरा कंस्ट्रेंट, और ये जो है हम लास्ट में लिखेंगे। मैं ऊपर लिख रहा हूँ x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि जो क्रिकेट बैट हमने बनाए वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। जो हमने टेनिस बैट बनाए वो भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, तुमने सुना भी नहीं होगा। तो x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इनको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो ये तुम्हारी ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फॉर्मुलेट हो गई। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन और ये कंस्ट्रेंट्स, ये सारे कंस्ट्रेंट्स हो गए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम दूसरा एग्जांपल से देख सकते हैं कि मान लो एक फर्नीचर कंपनी है। फर्नीचर कंपनी दो चीजें बनाती है, एक चेयर्स और एक टेबल्स। तो चेयर्स और टेबल्स दोनों को बनाने के लिए क्या चाहिए? वुड चाहिए। चेयर में भी वुड लगेगी और टेबल में भी वुड लगेगी। तो अब सबसे पहले वुड की क्या होगी? कटिंग होगी। जब वुड आएगा तो सबसे पहले उसकी कटिंग होगी, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। कटिंग के बाद मैन्युफैक्चरिंग होगा और मैन्युफैक्चरिंग के बाद पॉलिशिंग होगी। तो कहने का मतलब है कि जो वुड हमें आएगी एज ए रॉ मटेरियल, वो वुड का पहले कटिंग करना यानी कटिंग मशीन से गुजारना, फिर उसके बाद उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करना यानी मैन्युफैक्चरिंग मशीन से गुजारना, और फिर लास्ट में पॉलिशिंग। यानी लकड़ी को मीन्स वुड को 3 मशीनों से होकर गुजरना पड़ेगा, एक कटिंग मशीन, एक मैन्युफैक्चरिंग मशीन और एक पॉलिशिंग मशीन। ठीक है, हम मानते हैं 3 मशीन से होके हमारी वुड को गुजरना है, कटिंग मशीन, मैन्युफैक्चरिंग मशीन और पॉलिशिंग मशीन। इन 3 मशीनों का यूज करके हमारी फर्नीचर कंपनी 2 प्रोडक्ट बना रही है, एक है चेयर्स और एक है टेबल्स। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन कैसा आएगा? हमें क्वेश्चन आएगा कि ये फर्नीचर कंपनी कितने चेयर्स और कितने टेबल्स बनाए जिससे कि इस कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमम हो। एंड ये एक चेयर पे जो होने वाला प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है कंपनी को 200 रुपीज का।
और एक टेबल पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 300 रुपीज का, ठीक है। तो एक चेयर पे 200 रुपीज का प्रॉफिट है, एक टेबल पे 300 रुपीज का प्रॉफिट है। हम फिर से क्या अज्यूम करेंगे कि हमने x नंबर ऑफ चेयर्स बनाए और y नंबर ऑफ टेबल्स बनाए, ठीक है। तो एक चेयर पे हमें प्रॉफिट हो रहा है 200 रुपीज का, दो चेयर पे 400 का, x चेयर्स पे 200x का। x चेयर एक हमने x चेयर बनाए तो x चेयर्स पे प्रॉफिट होगा 200x रुपीज का। सिमिलरली एक टेबल पे हमें प्रॉफिट होता है 300 रुपीज का, दो टेबल्स पे 600 का। y टेबल्स पे y नंबर ऑफ टेबल्स पे कितना प्रॉफिट होगा 300y का। तो मींस टोटल प्रॉफिट कितना होगा, प्लस कर दो ये चेयर्स पे होने वाला प्रॉफिट, ये टेबल्स पे होने वाला प्रॉफिट, दोनों प्रॉफिट्स को ऐड कर दो तो ये तुम्हारे पास आ गया टोटल प्रॉफिट, ठीक है। टोटल प्रॉफिट हो गया और हर कंपनी चाहती है प्रॉफिट को मैक्सिमम करना, तो क्वेश्चन क्या आएगा कि मैक्सिमाइज दिस प्रॉफिट, मैक्सिमाइज प्रॉफिट इज इक्वल टू 200x प्लस 300y, ठीक है। अब ये हमारा बन गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट मींस वो रेस्ट्रिक्शंस जिनके अंदर रह के तुम्हें ये टेबल्स और चेयर्स प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो कंडीशंस रेस्ट्रिक्शंस हमारी हैं कि जो कटिंग मशीन है वो एक दिन में 11 घंटे चला सकते हो, ठीक है। कटिंग मशीन एक दिन में कितने घंटे चला सकते हो 11 घंटे, 11 घंटे से ज्यादा नहीं चला सकते वरना मशीन खराब हो जाएगी, ये तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है, कंस्ट्रेंट्स हैं। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग मशीन तुम एक दिन में 12 घंटे से ज्यादा नहीं चला सकते, और इसी तरह सपोज पॉलिशिंग मशीन को एक दिन में 10 घंटे से ज्यादा नहीं चला सकते। तो यानी मशीन को तुम पॉलिशिंग मशीन को 10 घंटे से ज्यादा यूज नहीं करोगे, 10 घंटे से कम ही यूज करना है और उतने समय में यूज करके ही जितने चेयर्स और टेबल्स बनाने हैं उसी में बनाने हैं, ठीक है। आगे हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक चेयर को बनाने के लिए कटिंग मशीन पे लगता है 2 आवर्स, मैन्युफैक्चरिंग मशीन पे लगता है 4 आवर्स और पॉलिशिंग मशीन पे लगता है 5 आवर्स। सिमिलरली टेबल्स को बनाने के लिए कटिंग मशीन पे टाइम लगता है 3 आवर्स, मैन्युफैक्चरिंग मशीन पे लगता है 1 आवर और कटिंग मशीन पॉलिशिंग मशीन पे लगता है 3 आवर्स। ये क्वेश्चन में तुम्हें इंफॉर्मेशन दी है और इसको हमने टेबुलेट कर लिया। हर क्वेश्चन में तुम्हें टेबुलेशन करनी है, उससे आंसर, उससे तुम्हारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। टेबुलेट हो गया, ठीक है। अब हमने क्या माना है कि x चेयर्स बनाई हैं और y टेबल्स बनाई हैं। तो एक चेयर को बनाने के लिए कटिंग मशीन पे कितना टाइम लगेगा 2 आवर्स, दो चेयर्स को बनाने के लिए कटिंग मशीन पे टाइम लगेगा 4 आवर्स, तीन चेयर्स को बनाने के लिए कटिंग मशीन पे टाइम लगेगा 6 आवर्स। तो x चेयर्स को बनाने के लिए कटिंग मशीन पे टाइम कितना लगेगा 2x आवर्स, ठीक है। सिमिलरली एक टेबल को बनाने के लिए कटिंग मशीन पे कितना टाइम लगता है 3 आवर्स। तो y टेबल्स बनाने के लिए कटिंग मशीन पे कितना टाइम लगेगा 3y, टोटल टाइम कितना इतना। तो ये टोटल टाइम चाहिए टोटल चेयर और टोटल टेबल्स बनाने के लिए एक दिन में। तो ये टाइम 11 आवर्स से ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, नेचुरली कम होना चाहिए क्योंकि मशीन को 11 घंटे से ज़्यादा नहीं चला सकती। तो कौन सा सिंबल यूज करेंगे लेस देन इक्वल टू 11। फर्स्ट कंस्ट्रेंट हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया, कंस्ट्रेंट बन गया। दूसरा कंस्ट्रेंट बोलो, एक चेयर को बनाने में मैन्युफैक्चरिंग मशीन पे 4 घंटे लगते हैं, x चेयर्स को बनाने में मैन्युफैक्चरिंग मशीन पे लगेगा 4x आवर्स। इसी तरह एक टेबल को बनाने में 1 आवर लगता है मैन्युफैक्चरिंग मशीन पे, तो y टेबल्स को बनाने में टाइम लगेगा 1y और टोटल टाइम मैन्युफैक्चरिंग मशीन पे इतना। और ये टोटल टाइम 12 आवर्स से कम होना चाहिए कि ज़्यादा, कम।
लेस देन इक्वल टू 12, दूसरा कंस्टेंट हो गया। तीसरा कंस्टेंट तुम इजीली बना सकते हो, तीसरा कंस्टेंट 5x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, ये तीसरा कंस्टेंट हो गया। तो ये होने के बाद फिर से क्या तुम्हारी चेयर्स -3 हो सकती हैं? नहीं। क्या तुम्हारी टेबल्स -5 हो सकती हैं? नहीं। तो x और y कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो हम लिखेंगे, हर क्वेश्चन में लिखेंगे x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इन्हें कहते हैं नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस, और ये हर क्वेश्चंस में लिखे ही जाते हैं। तो ये हमारी फॉर्मुलेशन हो गई। अब इसको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करना है ये मैं तुम्हें पिछले उसमें बता चुका हूँ, पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। इसको तुम ग्राफिकली बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली हमारी डाइट प्रॉब्लम्स आती हैं। डाइट प्रॉब्लम कैसी होती हैं कि हम कितना फूड कंज्यूम करें कि हमारी मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट्स जो हैं प्रोटीन्स की, विटामिन्स की, वो फुलफिल हो सकें, पूरी हो सकें। सपोज करो एक डाइट प्रॉब्लम है, मेरे को 100 ग्राम विटामिन ए चाहिए डेली, ठीक है। मैं लिखता हूँ, तुम्हें टेबल से समझ आएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ इसी तरीके के क्वेश्चंस तुम्हें एग्जाम में आएंगे और तुम्हारी एनसीईआरटी और दूसरी हेल्थ बुक्स में भी हैं। जैसे मान लो मेरी बॉडी को एक दिन के अंदर विटामिन ए की जो रिक्वायरमेंट है सपोज 100 ग्राम है, मुझे एक दिन में 100 ग्राम विटामिन ए कंज्यूम करना ही करना है, ठीक है। विटामिन बी की जो रिक्वायरमेंट है वो है 200 ग्राम, यानी इतना विटामिन बी मुझे कंज्यूम करना ही करना है। सिमिलरली विटामिन सी की जो रिक्वायरमेंट है वो 250 ग्राम है, ठीक है। अब सपोज करो मैं 2 फूड खाता हूँ, कौन से? ले लो पिज़्ज़ा और बर्गर। सपोज करो मैं 2 फूड खाता हूँ, पिज़्ज़ा एंड बर्गर। तो पिज़्ज़ा और बर्गर, क्वेश्चन आएगा कि मैं कितने पिज़्ज़ा और कितने बर्गर कंज्यूम करूं जिससे कि मेरी मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए और मेरे को कम से कम कॉस्ट पड़े, मेरा खर्चा कम से कम हो। अगर ये गिवन हो कि एक पिज़्ज़ा 200 रुपीज़ का आता है और सपोज एक बर्गर 50 रुपीज़ का आता है, एक पिज़्ज़ा की कॉस्ट कितना? 200, एक बर्गर की कॉस्ट कितना? 50 रुपीज़। तो कितने पिज़्ज़ा मैं कंज्यूम करूं और कितने बर्गर मैं कंज्यूम करूं कि मेरी कॉस्ट भी कम से कम आए। हर आदमी चाहता है कि उसकी कॉस्ट कम से कम हो, खर्चा कम से कम हो। तो कॉस्ट कम से कम हो लेकिन मेरी मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट जो है कि मुझे 100 ग्राम विटामिन ए चाहिए, 200 ग्राम विटामिन बी चाहिए, 250 ग्राम विटामिन सी चाहिए, वो फुलफिल हो सके। डेली रिक्वायरमेंट जो है विटामिन की वो भी पूरी हो जाए और मेरा खर्चा भी कम से कम आए, ठीक है। तो फिर से मैं क्या अज्यूम करूंगा कि मैंने एक्स पिज़्ज़ा कंज्यूम किए, एक्स पिज़्ज़ा में खा गया और वाई बर्गर में खा गया। एक्स पिज़्ज़ा कंज्यूम किए, एक्स पिज़्ज़ा खा गया और वाई बर्गर खा गया। तो एक बर्गर मुझे कितने रुपए का पड़ा? 200 रुपीज़ का। तो मैंने एक्स बर्गर खाए तो एक्स बर्गर मुझे कितने रुपीज़ के पड़े? एक्स बर्गर मुझे पड़े 200 एक्स के। सॉरी, एक पिज़्ज़ा मैंने खाया 200, एक पिज़्ज़ा मुझे पड़ा 200 रुपीज़ का। तो मैंने कितना पिज़्ज़ा खाए? एक्स। तो एक्स पिज़्ज़ा मुझे कितने रुपए के पड़े? 200 एक्स के, ठीक है। इसी तरह एक बर्गर मुझे पड़ा 50 रुपीज़ का। मैंने वाई बर्गर खाए तो वाई बर्गर खाने में मेरे को कितना कॉस्ट देना पड़ा? 50 वाई। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? प्लस इस कॉस्ट फंक्शन को आएगा मिनिमाइज करो, तो तुम लिखोगे मिनिमाइज कॉस्ट इज इक्वल टू 200x प्लस 50y। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, ठीक है। अब रेस्ट्रिक्शंस यानी कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स हम कैसे बनाएंगे? हमें इंफॉर्मेशन गिवन होगी कि
एक पिज्जा के अंदर 2 ग्राम विटामिन ए होता है, 3 ग्राम विटामिन बी होता है और 5 ग्राम विटामिन सी होता है। सिमिलरली एक बर्गर के अंदर 4 ग्राम विटामिन ए होता है, 6 ग्राम विटामिन बी होता है और 7 ग्राम विटामिन सी होता है। तो अब मैं कैसे डील करूंगा इस सिचुएशन को? ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया कि मुझे कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। एक पिज्जा के अंदर ये विटामिन हैं, एक बर्गर में ये विटामिन हैं। तो कैसे मैं अरेंजमेंट करूं कि मेरी मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए और मेरे को कॉस्ट कम से कम पड़े। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो बन गया, मिनिमाइज कॉस्ट। कॉस्ट को मिनिमाइज कैसे करना है ये हमने देख लिया। अब हम आते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स मीन्स रेस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शन देखो, मैंने माना कि मैंने एक्स पिज्जा खाए। अब एक पिज्जा से मुझे कितना विटामिन ए मिलता है? 2 ग्राम। एक पिज्जा से विटामिन ए मिलता है 2 ग्राम। तो एक्स पिज्जा से कितना विटामिन ए मिलेगा? मैं ग्राम हटा देता हूं, ठीक है। तो एक पिज्जा से मुझे विटामिन ए मिलता है 2 ग्राम, तो एक्स पिज्जा से मुझे विटामिन ए मिलेगा 2x ग्राम। एक बर्गर से मुझे विटामिन ए मिलता है 4 ग्राम, तो y बर्गर से मुझे विटामिन ए मिलेगा 4y ग्राम। तो मेरा टोटल विटामिन ए कितना हो गया? टोटल विटामिन ए इतना हो गया, ठीक है। ये विटामिन ए मिल रहा है पिज्जा से, ये विटामिन ए मिल रहा है बर्गर से, तो ये टोटल विटामिन ए मुझे मिल गया। अब ये टोटल विटामिन ए इस 100 ग्राम से ज्यादा होना चाहिए कि कम? यही गलती हो जाती है, बच्चे इसको लेस देन कर देते हैं, लेकिन होगा ग्रेटर देन, क्योंकि ये मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट है। 100 ग्राम तो कंज्यूम करना ही करना है, उससे ज़्यादा कंज्यूम कर लिया कोई बात नहीं, लेकिन 100 ग्राम विटामिन ए बॉडी में जाना ही चाहिए एक दिन में। तो हम यूज़ करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू। 100 ग्राम से ज़्यादा कर लो, ये 100 ग्राम से ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन 100 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 100 ग्राम, ठीक है। इसी तरह एक पिज्ज़ा से जो विटामिन बी मिलता है 3 ग्राम, तो एक्स पिज्ज़ा से कितना विटामिन बी मिलेगा? 3x ग्राम। सिमिलरली एक बर्गर से मिलता है 6 ग्राम, तो y बर्गर से मिलेगा 6y ग्राम। टोटल विटामिन बी कितना हो गया जो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ? इतना। और ये टोटल विटामिन बी इस 200 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए कि कम? नेचुरली ज़्यादा होना चाहिए। जो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ वो 200 ग्राम से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। इसी तरह तीसरी इक्वेशन तुम अपने आप बना सकते हो। यहाँ से 5x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 250। तो ये हमारे तीनों कंस्ट्रेंट्स बन गए, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों कंस्ट्रेंट हमारे बन गए, ठीक है। और फिर से जो मैं पिज़्ज़ा कंज्यूम किया वो x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। सिमिलरली जो मैंने बर्गर कंज्यूम किए वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मैं आगे क्या लिखूंगा? x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये मेरे तीनों कंस्ट्रेंट्स, ये सारे कंस्ट्रेंट्स। तो इस तरीके से हमने इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर लिया। तो ये था कि हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, कैसे बनाते हैं। और इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन मैं तुम्हें पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। इसको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करना है ये मैंने पिछले लेक्चर में, आप देख लेना, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं ग्राफ के ऊपर। ये था फॉर्मुलेशन कि हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को बनाते कैसे हैं, ठीक है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और आप मुझे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको अपना फ़ोन नंबर दे रहा हूँ, आप चाहें मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं 9711962374, और मेरा नाम अमित वर्मा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।